नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं इस समय आर पार का बेहद खास एडिशन। आज का शो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का मुद्दा बहुत अहम है क्योंकि यह मुद्दा हमारे सुनहरे इतिहास से जुड़ा है। आज का मुद्दा हमारे देश के उन योद्धाओं से जुड़ा है जिनके साथ घोर अन्याय का प्रयास हुआ और वो अन्याय हुआ भी। आज का मुद्दा उन लोगों से भी जुड़ा है जिन्होंने लूट के इरादे से भारत की सरजमी पर कदम रखा, जो लुटेरे थे, लेकिन आज तक उनका इस देश में महिमा मंडन किसी मसीहा की तरह होता है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चों को इतिहास की किताबों में मुगलों को हीरो की तरह पढ़ाया जाता है, जबकि हमारे अपने हीरो एक या दो पन्नों में, आधे पन्ने में सिमट जाते हैं। यहां तक कि बॉलीवुड में भी गलत इतिहास वाली फिल्मों की भरमार है। सावरकर जैसे सच्चे देशभक्त जिनका लोहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर स्वर्गीय इंदिरा गांधी तक ने माना, उन पर देशद्रोही और कायर होने का राहुल गांधी ठप्पा लगा देते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसे गहरी साजिश करार दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि यह सुनियोजित तरीके से भारत के इतिहास और परंपराओं को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश और कोशिश है और हिंदुओं को बांटने की साजिश भी हो रही है। लेकिन क्यों? क्या वोट बैंक के लिए देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ जायज है? आज आर पार की टक्कर में इसी सवाल के साथ, इसी मूल सवाल के साथ, मैं एक्सपर्ट्स के पैनल के साथ और धुरंधर गेस्ट के साथ आज आपके बीच आया हूं। यह चर्चा आपके बच्चों के भविष्य के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। तो सब कुछ छोड़ के आज का कार्यक्रम जरूर जरूर देखें। और अब वक्त है विश्लेषण का। क्रूर शासन बनाम सुनहरी विरासत। औरंगजेब, एक तरफ औरंगजेब है, दूसरी तरफ दारा शिकोह है। एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी है, एक तरफ राणा रतन सिंह है। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली है, दूसरी तरफ सहशिव राव भाऊ है। एक तरफ अकबर दी ग्रेट जिसे हम कहते हैं, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप है। एक तरफ बाबर है तो दूसरी तरफ वीर सावरकर है। और अब वक्त है इस पर चर्चा करने का। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान हैं मैं आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ एक एक्सपर्ट्स का पैनल भी है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मुखर प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं उदय माहुरकर, जाने माने लेखक, जिन्होंने हाल ही में वीर सावरकर पर एक किताब लिखी है जिसके बारे में काफी सारे सवाल खड़े करे जा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, नेता एसडीपीआई के, अपने बयानों से विवादों में भी रहते हैं, सवालों में भी रहते हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। भारत का सुनहरा इतिहास, भारत की संस्कृति न औरंगजेब से है, न अलाउद्दीन खिलजी से है, न अहमद शाह अब्दाली से है और ना ही बाबर या अकबर से है। भारत की संस्कृति दारा शिकोह से हो सकती है, प्रभुराम से हो सकती है, राणा रतन सिंह से हो सकती है, शिवाजी से हो सकती है, वीर सावरकर से हो सकती है, महाराणा प्रताप से हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों? इतिहास के पन्नों में हम जब भी जाते हैं तो अकबर दी ग्रेट लिखा जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में पन्ना सिर्फ आधे में ही सिमट जाता है। मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूं। आपका जो इशारा है, आपका जो हमला है, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने आज की कांग्रेस पार्टी भारतीय इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। जब इतिहास लिखा जा रहा था उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महावीर त्यागी थे, इतने मूर्धन्य नेता थे उस समय, और इवन श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या इन सबकी सहमति इसमें थी कि भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाए? क्या ये हम संदेह कर सकते हैं कि सरदार पटेल जिस देश की कैबिनेट में गृह मंत्री सारा इतिहास 1947 से 1955 लिख दिया गया था। अच्छा ठीक है, आप कहना चाहते हैं उसके बाद लिखा गया। भाई मुझे आप एक कांग्रेस का नेता बताओ जिसने ये कहा हो कि भारत की पहचान बाबर से है, भारत की पहचान औरंगजेब से है, भारत की पहचान तैमूर लंग से। एक तो बताओ। लेकिन कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना, ये मुझे लगता है अभी न्याय संगत नहीं है। जी, लेकिन अफसोस की बात है कि चुन चुन के सड़कें भी इन्हीं के नामों पे रखी गई और आज तक भी काफी बदली नहीं है। जी उदय जी, आपने एक किताब लिखी, उससे भी बड़ा बवाल खड़ा हो गया। वहां पे राजनाथ सिंह आए, मोहन भागवत आए और
कई सारे सवाल खड़े हो गए। क्या भारत के सुनहरे इतिहास को दबाया गया है, छुपाया गया है? बिल्कुल। इसके दो भाग हैं। पहला भाग वो 1969 तक का है, जिसके अंदर की जो मुस्लिम आक्रमणकारों ने जो अत्याचार किए थे उसको दबाने का प्रयत्न किया गया जी। और उसके बाद के अंदर जो नूरुल हसन का युग आया 1969 के बाद में, उसके बाद तो बिल्कुल एक तरीके से वाइट वॉश करने का प्रयत्न किया गया और हमारे जो हीरो थे, ओरिजिनल हीरो थे, उनको दबाने का प्रयत्न किया गया। और सावरकर को जो बदनाम करने का प्रयास है उसके ही भाग रूप है। तो मैं आचार्य से बिल्कुल सहमत नहीं होता हूँ। कांग्रेस को इसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। पॉइंट है आपकी बात के अंदर। तस्नीम रहमानी, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि इतिहास की बखिया उधेड़ी गई है? मैं बहुत सरल शब्दों में बोलूं, इतिहास की बखिया उधेड़ी गई है, जिसमें महाराणा प्रताप का जिक्र तो कम है, वीर सावरकर के ऊपर आप भी सवाल खड़ा कर देते हैं मेरी डिबेट्स के अंदर, और सुधांशु त्रिवेदी हो या बाकी लोगों, उनको डिफेंड करना पड़ता है वीर सावरकर के अंदर। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि वीर सावरकर को आजादी के इतने साल बाद भी डिफेंड करना पड़ रहा है, जो व्यक्ति काला पानी की सजा काट रहा था। ऐसे अंग्रेजों ने उसको काला पानी भेज दिया था। 70 साल 80 साल आजादी के बाद आखिर क्यों याद आ रहे हैं सावरकर? जब देश एक दोराहे पे खड़ा है, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम देश के साथ में है, जब कल्चरल प्रॉब्लम, जब टेंशन हैं, जब किसान सड़कों पे बैठे हैं, जब बेरोजगारी बढ़ रही है, जब महंगाई आसमान पे चढ़ी, तब हम सावरकर पर डिबेट कर रहे हैं। इस देश में क्या जरूरत पड़ी आखिर? देश को अपने मुद्दे आज हम 2021 सावरकर अपने नहीं है चाहते, सावरकर अपने नहीं है, में क्यों जीना नहीं चाहते हम? 247 और हिस्ट्री 2 मरतबा लिखी गई है। हमारे बहुत ही सम्मानित हिस्टोरियन हैं आप। एक आज़ादी के बाद की आपने कोट की, चाहे वो अबुल कलाम आज़ाद साहब को भी आप कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, नूरुल हसन साहब को भी कर दीजिए, मुझे इशू नहीं है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इन हजरात से। लेकिन आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने भी एक तारीख लिखी है, वो तारीख भी गजट्स में मौजूद है, आपने भी वो पढ़ी होगी। उसमें भी सावरकर का जो रोल है या सावरकर वादियों का सारा, आज अभिनव भारत सावरकर का बनाया हुआ अभिनव भारत है, कैसे महिमा मंडित कर सकते हैं हम उस ऑर्गेनाइजेशन को जो बॉम्ब ब्लास्ट में आज इन्वॉल्व है, जिसमें आर्मी का एक आदमी इन्वॉल्व हुआ है, आर्मी से आरडीएक्स चुरा के बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, उसी अभिनव भारत का सावरकर ने बनाई थी। क्यों आखिर सावरकर ने, अगर मैं ये मान लूं थोड़ी देर के लिए, आपके लिए औरंगजेब महान है, सावरकर पर सवाल है। मैंने किसी की महानता की बात नहीं की, औरंगजेब को महान बताया गया है देश की बात कर रहा हूं, बाबर को महान बताया गया। जिस आदमी ने 9 मरतबा दया याचिका की, 9 मरतबा दया याचिका की, मैं रीजन पूछना चाहता हूँ, 60 रुपए महीना की तनख्वाह अंग्रेजों से लेने का कारण क्या था, ये बताया जाए। अलाउंस था, मेंटेनेंस अलाउंस था, तनख्वाह नहीं थी। मैं मान लेता हूं, अलाउंस उसमें उनको अपना घर का मेंटेनेंस करना पड़ता था, जो अंग्रेज दे रहे थे, उनका रेंट, घर का रेंट, खाना पीना सब उसमें आता था, भारतवासियों को फांसियां दे रहे थे, सभी को मिलता था। अंग्रेज भारतवासियों को फांसियां दे रहे थे वो रत्नागिरी के अंदर। जी, मैं आपको मौका दूंगा आगे भी। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, वैसे तो मैं एक दो तथ्य रखना चाहता हूं। जैसे तस्लीम रहमानी साहब ने कहा अंग्रेज किसको क्या दे रहे थे, हमने बचपन में पढ़ा कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े वकील थे और उस जमाने में शायद उनकी आमदनी 4000 रुपए पर डे से ज़्यादा थी, जो आज भी बहुत बड़ी चीज़ है। और मोतीलाल नेहरू उससे भी बड़े वकील थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये उस जमाने में हजारों रुपए पर डे की आमदनी के लिए पेमेंट कौन करता था? किसी हिंदुस्तानी का मुकदमा लड़ रहे थे क्या? भारत तो बहुत गरीब था, हम तो अकाल और भूखमरी से झेल रहे थे। पेमेंट कौन कर रहा था? अंग्रेजों के मुकदमे लड़ रहे थे ना, इसीलिए तो। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, काकोरी कांड, जो लखनऊ के पास ब्रिटिश सरकार का खजाना क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? JN मुल्ला, जगत नारायण मुल्ला, कांग्रेस के नेता खड़े थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि इनको फीस कौन दे रहा था? उनको सरकारी वकील थे ना, तो सरकार से ही तो फीस ले रहे होंगे। एक और उदाहरण बता रहा हूं, सारे दर्शकों से एक सवाल ये है, क्या सिलेक्टिवली भारतीय हीरो को दबाया गया? हाँ, मैं उसके 2 उदाहरण फैक्ट बता रहा हूं। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, जाइए चेक करिए। एक KGB के जासूस था जिसका नाम था यूरी बेजनेव, जो भारत में पत्रकार बनकर 70 के दशक में रहता था। उसके संस्मरण पढ़िए। उसने लिखा, हमें एजेंडा दिया गया था कि भारत की संस्कृति को कैसे तबाह करना है और उसके लिए हम क्या क्या कर रहे थे। जो बात इन्होंने कहा कि नूरुल हसन साहब बने तो उसके बाद क्या हुआ वो छोड़िए। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं। महमूद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा,
जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 235 पे ये लिखा कि वो तो एक योद्धा था, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उसने जो लूटपाट की है वो अपने किंगडम को इनरिच करने के लिए की है। जबकि हकीकत यह है कि खुद महमूद गजनवी के साथ आए हुए उसके राइटर उतबी उसने अपनी किताब तारीकुल यामनी में लिखा है कि जब उसने मंदिर पे कब्जा कर लिया और उसके पास राजा और पुजारी पहुंचे कि ये शिवलिंग मत तोड़िए, इसके लिए हम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं, और उसके सलाहकार गए तो जानते क्या जवाब दिया महमूद गजनी ने कि मैं तोड़ूंगा जरूर इसलिए कि कयामत के दिन मैं बुत फरोश के रूप में जाना जाऊं, बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, बुत फरोश के रूप में। ये बात कहीं नहीं पढ़ाई जाती। यानी ट्रेवल, यानी मैं एक बुत फरोश का मतलब हुआ कि जो मूर्तियों के साथ बिजनेस कर रहा हो उसके लिए नहीं, मूर्ति को तोड़ने। और अंत में एक बात कहता हूं, आज की युवा पीढ़ी है, देखिए सिर्फ नैरेटिव क्या है, फिल्में हम लोग देखते हैं, युवा पीढ़ी को प्यार मोहब्बत की बातों में बड़ा आनंद आता है। एक लाइन और कह दूं तो प्यार मोहब्बत की बात हो तो क्या नाम याद आते हैं? शाहजहां नूरजहां, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शीरी फरहाद, लैला मजनू, यही पढ़ाया गया ना। जबकि एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी 1 दर्जन से कम ऑफिशियल बीवियां रही हों, और एक भी बादशाह बताइए ऐसा कैसा प्यार था तो 10-10 के साथ हो जाता था। स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम का प्रतीक 3 पीढ़ियों से हमारे दिमाग में ऐसे भर दिया गया कि बच्चे से पूछिए तो उसे यही याद आता है। इसे कहते हैं एजेंडा, और एजेंडा सिर्फ एक तरफ नहीं था। इंडिया गेट के सर्किल पे घूम जाइए, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर, वो सब तो अलग है, आपको मानसिंह रोड भी मिल जाएगी मगर राणा प्रताप रोड नहीं मिलेगी। इसीलिए वीएस नायपॉल ने जो कहा था वो सच कहा था कि राष्ट्रवाद को कमजोर करने का इतिहास राष्ट्रवाद। हरम भी आपको याद होंगे। नहीं तो फिर जब मोहन भागवत कि जिसकी एक ही पत्नी रही हो और उसका हरम ना रहा हो, तो ये तो बादशाहों की और राजाओं की प्रवृत्ति थी, पॉलिटिकल नहीं था। आप अरे राजा राम, राजा हरिश्चंद्र, बहुत से राजा हैं हमारे भाई। हाँ, उन सबके हरम है। 10,000 भी 10,000 हरम का मौजूद है राजा हरिश्चंद्र का। रामचंद्र जी के पिताजी, उनका हरम मौजूद है, उसकी तारीख मैं ये विषय नहीं है, आपने कह दिया इसलिए मैं कोट कर रहा हूं। जहां तक गजनी का आप बात कर रहे हैं और गजनी वो आया और उसने तोड़ा, गजनी को जो लिखे गए लेटर्स यहां से उसको इनवाइट करने के लिए कि मंदिर के अंदर कितना अत्याचार हो रहा है, औरतों पे रानियों का कत्ल हो रहे, उनके रेप हो रहे, और उनके कंकाल मिले नीचे विश्वनाथ टेम्पल में जो कुछ हुआ वो भी एक तारीख का हिस्सा है। भारत के हीरो से प्यार नहीं किया जाता। आपके सामने हम अपने हीरो को किस तरह आंकते हैं? प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारा जो जनमानस है वो क्रांतिकारियों से ये उम्मीद करता है या अपेक्षा करता है कि वो दया की भीख नहीं मांगेंगे, वो माफी नहीं मांगेंगे। क्रांतिकारी वो होता है कि जो अपनी शहादत पेश करता है। एक सेकंड पूरा करने दीजिएगा। तो मैं पूरा अभी उदय जी पूरा करने दीजिएगा। मैंने किसी के बीच में मैंने नहीं बोला। अब मुझे देखिए, इतिहास को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि वीर सावरकर जी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन जब ये सच है तो ये भी सच है कि उन्होंने अपनी दया याचिका दाखिल की थी। तो हम एक सच को तो स्वीकार कर रहे हैं और एक सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारी संकीर्णता है। हमें विराट होना चाहिए, हमें विराट होना चाहिए। विराटता का रूप क्या है? सावरकर जी की याचिकाओं का जो पूरा जो एक उस पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। सावरकर जी शिवाजी नीति के फॉलोवर थे, सावरकर जी चाणक्य नीति के फॉलोवर थे, सावरकर जी कृष्णा नीति के फॉलोवर थे, और उनको गांधी के मूल्यों से तोलना उनके साथ सरासर उनके साथ एक अन्याय है। सावरकर जी ने अपने खुद की किताबों में इसका उल्लेख किया है, माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, अंधकार, अंडमान के अंधेरे से, ये 2 सी किताब उनकी हैं, और दोनों किताबों में उन्होंने अपनी याचिकाओं का उल्लेख किया है। और उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ पे कैदियों को समझाता था कि यहाँ सड़कें क्या करोगे, हमें बाहर निकल के, कोई भी युक्ति से बाहर निकल के हमें हमारी जो स्ट्रगल है उसको फिर से स्टार्ट करना है। हमारा उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना। और दूसरे उसके साथ कॉर्पोरेट एविडेंस भी बहुत है। रेजिनल्ड क्रेडॉक नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका लेटर है, उसमें कहते हैं वो कि 1914 का लेटर है कि भाई सरकार सोच रही है कि यहाँ के जो कैदी हैं उनको बाहर समुद्र किनारे टहलने की उनको अनुमति दी जाए, लेकिन साथ में कैवियट डालते हैं कि सावरकर को अनुमति मत देना। सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरे यूरोप में हैं, वो जहाज लेके आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे। आप समझे? तो ऐसे कई प्रमाण है उसके अंदर कि सावरकर की याचिकाएं, उनको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा हमें। एक देखिए, शिवाजी ने अपने जीवन काल के अंदर औरंगजेब को, जिसको शिवाजी का जब देहांत हुआ
उस टाइम पे उनकी राज्य की लंबाई कितनी थी मालूम है आपको? उनकी राज्य की लंबाई थी 1600 किलोमीटर। घूर जहां से मोहम्मद गोरी आया था उसका और दिल्ली का जो अंतर है, घूर का और दिल्ली का, उससे ज्यादा। काबुल का और दिल्ली का अंतर है, उससे ज्यादा। गजनी और दिल्ली का अंतर है, उससे ज्यादा। तो ऐसे शिवाजी ने कम से कम 5 अपोलॉजी लेटर औरंगजेब को लिखे थे। हर एक के पीछे एक युक्ति थी, एक स्ट्रेटेजी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट क्योंकि आप बता रहे हैं। उनका जो उद्देश्य था वो था हिंदवी स्वराज्य। परिपेक्ष में भी समझना इसके लिए- चाहूंगा, जो 9 लेटर्स पर क्लीवेंसी के, उनका क्या परिपेक्ष था? नहीं 10 लेटर है, 9 नहीं 10 है। आप जरा फिगर सा गलत बता रहे हो परिपेक्ष आप। समझा 10 दीजिए। लेटर हैं, जी, 10 लेटर है। ऐसे लेटर कई लोगों ने लिखे हैं। उसका परिपेक्ष समझा दीजिए, मैं वो समझना परिपेक्ष चाहता हूं। यही है, परिपेक्ष ये है कि गांधी मूल्यों से आप सावरकर के एक्शंस की तुलना, उसको सावरकर के एक्शंस का मूल्यांकन नहीं कर सकते आप। आपको सावरकर के जो उनका जो एक्शन था उसको शिवाजी के मूल्यों से, चाणक्य के मूल्यों से या कृष्णा नीति के मूल्यों से उनको तोलना पड़ेगा। अमीश जी, इसका मतलब ये पूरा जो है जी, ये पूरा काउंटर षड्यंत्र है। पॉइंट मैं है। मानता हूं कि सावरकर को बदनाम करने का प्रयास ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी अभी तक देखिए की। अमीश देवगन, अच्छा, आचार्य जी, सावरकर को इसलिए बदनाम किया गया खासतौर पर 2000 के बाद क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों की भूख बड़ी कांग्रेस पार्टी नहीं, की। गलत, ये गलत। बिल्कुल यही कारण लगता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो कांग्रेस गांधी की क़यादत में आगे बढ़ी, जो कांग्रेस भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और तमा पंडित नेहरू, इन सब ने अपने बलिदान, कुर्बानियां दी। अशफाकुल्लाह खां, अभी सुधांशु जी कह रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप जब सावरकर जी को, मैं कह रहा हूं ना कि सावरकर जी का जो योगदान था देश की आज़ादी में, उसे हम स्वीकार करते हैं। वो क्रांतिकारी थे। अगर कोई सावरकर को कायर कहता, बुजदिल कहता, भगोड़ा कहता, गद्दार कहता, मैं उसके खिलाफ हूं। राहुल जी कहते मैं हैं, सहमत नहीं हूं। राहुल जी कहते हैं। लेकिन अगर सावरकर जी ने जो माफी मांगी है, हमारा जो देश का जनमानस है, भारत का नहीं पूरे विश्व का, वो क्रांतिकारियों से ये उम्मीद नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, आप जब कहते हैं कि जब गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, तो आप जब सावरकर जी की बात करते हैं तो आप कहते हैं साथ दया याचिका उन्होंने इसलिए दाखिल की ताकि गांधी जी ने कहा था, और एक तरफ आप गांधी की आइडियोलॉजी को कंडेम कर रहे हैं। आप गांधी को नहीं मानते, आप गांधी के खिलाफ हैं, तो आप साफ कहिएगा। किसी ने नहीं तो बोला नरेंद्र गांधी मोदी के जी से खिलाफ। कहिएगा। नहीं, एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी से कहिएगा। जहां तक प्रेम प्रसंग की बात करी, लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, अरे भाई आप ये भी तो देखिएगा, मीरा के इतिहास को किसने बदला? प्रेम प्रसंग उनका भी है। यहां तक कि रसखान ने कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के तमाम कविताएं लिखी। यहां तक कि राधा कृष्ण का कोई इतिहास बदलने का रसखान का प्रयास, नाम है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? रसखान का क्या क्या नाम है? आप ये कहना चाहते हैं सुधांशु जी, पॉइंट तो वही है कि कांग्रेस रसखान का पार्टी नाम ही है, नहीं है। लेकिन- नो, नो, पॉइंट तो वही है कि भगवान रसखान कृष्ण कहता के है, बारे में रसखान या फिर राधा के बारे में कोई नहीं बताता। रसखान किताबों में क्यों नहीं बताता? ये किताबों किस में किताब में, इतिहास की क्या किताब इतिहास बदला में, गया? किस इतिहास की किताब में है वहां पर लिखा रसखान हुआ? का नाम कौन जानता है? ठीक है। रसखान का नाम कौन जानता है? बताओ मुझे। सुधांशु कितने लोग त्रिवेदी। जानते हैं? रसखान बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे, सैयद इब्राहिम रसखान, और वो इस सीमा तक उनकी भक्ति थी कि उन्होंने लिखा, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, और पाहन हो तो वही गिरके जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम्ब की डारन। मतलब मुस्लिम हो के पहले तो ये कहा कि मेरा अगला जन्म हो मनुष्य के रूप में हो तो ग्वाल बालों के रूप में, पशु के रूप में हो तो नंद बाबा की गायों के रूप में, पत्थर के रूप में हो तो उस गोवर्धन पर्वत के ऊपर जिसे भगवान कृष्ण ने उठाया, और पक्षी के रूप में हो तो जमुना नदी के तट पर कदम के उस वृक्ष पर जिसके नीचे वो मुरली बजाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर कोई मुसलमान बोल दे, एक मिनट, आज कोई मुसलमान बोल दे कि अगला जन्म, एक मिनट पूरा बात, पूरी बात करें। आज अगर कोई मुसलमान ये बोल दे कि अगला जन्म होना चाहिए तो फतवा जारी होगा कि नहीं? नहीं होगा। दूसरा ये बताइए, किसने ये सीबीएसई किताब में कहीं लिखा हो ये रसखान का, तो बताइए। और कहीं नहीं इसको और कहां से ये पढ़ा? रसखान नहीं है। बता रहा हूं, रसखान का कोई उल्लेख नहीं, और कोई सेकुलरिज्म का सूरमा सैयद इब्राहिम रसखान के घर पे कि उनके जन्म स्थल या मृत्यु स्थल 15-20 क्या सेकंड आपको दीजिएगा। पता है कि रसखान साहब का जन्म कहां हुआ था? 15-20 सेकंड आचार्य जी, क्या आपको पता है या आपको पता है? बताइए रसखान साहब का जन्म कहाँ हुआ था? रहमानी साहब आप इसी बता रसखान दीजिए। में, उसमें टाइम रसखान- वेस्ट होगा नहीं, जरा, वो अवध इसलिए मैं ही का- बता वो देता हूं, अवध छोड़िए। का है। कोई बात नहीं, हमें कोई- बताइए, अवध- कैसे अवध बताइए? ही है। उन्हें पता है, वो रसखान के बारे में पढ़ के आए हैं। रसखान ने जो तहजीब को प्रमोट किया, रसखान उसी का तहजीब जन्म को कहाँ आज- हुआ? अरे मैंने बताया, आपने अवध में रसखान हुआ। के बारे में पढ़ा है? मैंने कहा अवध में हुआ। अवध में, जी। मैं बता रहा हूं ना, उस तहजीब का खात्मा इनकी पार्टी और हिंदुत्व की किस तहजीब की बात कर रहे हैं आप? रसखान ने सुनिए। पैदा की।
रस खान ने जो और जो तहजीब औरंगजेब पैदा ने की- तहजीब पैदा अरे करी। आप पहले रस खान की बात कर लीजिए ना। औरंगजेब ने जो तहजीब आप पैदा रस की- खान की बात कर रहा हूं, मैं रस खान की बात कर रहा हूं। क्यों ठीक है, लाते ठीक है, हैं? ठीक यही है। साजिश देखिए, का पहलू है जी, जी, जी। कि जब आप रस खान की चेक बात करते हैं, आप करिएगा, औरंगजेब पे आ रस जाते खान हैं। का जन्म काबुल में हुआ था, जहां आज वो नजारा दिखाई ये पड़ा तो कि अवध में लटक बता लटक रहे के थे। लोग जा रहे थे। ठीक ये है, अवध में दूसरी बता बात, रहे थे। ये तो अवध में दूसरी बता बात रहे थे। सुनिए, ये तो काबुल अवध में में बता रहे थे। सुनिए, अरे अरे पता नहीं काबुल कहां तब से अवध में ही था। सुनिए, हाँ। दूसरी बात बात, कह रहे हैं हमारे साहब, दूसरी फंस गए बात, आप। दूसरी बात सुनिए, फंस गए आप। रस खान की एक मिनट, अवध माना जाता है। रस खान की गहरी भगवान दृष्टि राम का का साम्राज्य था। एक ठीक, मिनट, ठीक। रस खान की दृष्टि कहां तक थी? देखिए, दुनिया में जितने भी मजहब हैं वहां भगवान की खोज या तो किसी इमारत यानी धर्म स्थल पे रुक गई, या किसी किताब पे रुक गई, या किसी मैसेंजर पे रुक गई। पर हमारे यहां तो साक्षात ब्रह्म हैं, और वो हमारे अंदर। जानते हैं रस खान ने क्या लिखा है कृष्ण भगवान के लिए, बाल कृष्ण के लिए? जा ही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, और ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावें। देखिए, तीन यहाँ पर मेरे अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के लोग खड़े हैं, जो ये कांग्रेस बीजेपी नहीं, ये लर्नर्ड लोग हैं, ये नॉलेज है, हाईली नॉलेजेबल। सुधांशु की मैं बहुत इज्जत करता हूँ इख्तलाफ के बावजूद, प्रमोद जी, और ये बहुत लर्नर्ड लोग हैं। लेकिन जो सार निकल के आ रहा है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, छोटा सा एक विद्यार्थी हूँ मैं इन लोगों के मुकाबले, जितना बड़ा इनका इल्म है। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं इन लोगों की गुफ्तगू से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने इस देश में फ्रीडम स्ट्रगल जो है, जो लड़ा है 100-125 साल, वो फ्रीडम स्ट्रगल ब्रिटिशर से आज़ादी की जद्दोजहद हमने नहीं की। हमने मुसलमान काल से, मुस्लिम काल से जद्दोजहद की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो। देश को अंग्रेजों से लड़ाने की, बचाने की हमने जंग नहीं लड़ी, मुसलमान काल से निकलने की जंग लड़ी गई है। मुसलमानों के खिलाफ ये जंग यहाँ इस पूरे देश में लड़ी गई है, और इस पर शोध की जरूरत है। इस पर पूरे के पूरे तरीके से जंगे आजादी को रिविजिट करने की, रीराइट करने की पूरे तौर पर जरूरत है। एक मिनट, एक वाक्य कहना चाहूंगा जो इन्होंने कहा, मैं आपसे पुरजोर इख्तलाफ रखता हूं, प्रबल विरोध रखना चाहिए। बता रहा हूं क्यों। ये बताइए, ब्रिटिश रूल क्या क्रिश्चियन काल था? अगर ब्रिटिश रूल क्रिश्चियन काल नहीं है तो मुगल रूल मुस्लिम काल कैसे हो गया? भाई, मुगलों की वल्दियत शुरू होती है बाबर से। बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। किसी मुसलमान के डीएनए का कोई मंगोल और उज्बेक डीएनए से कनेक्शन नहीं है। और मैं बता रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने मुगल बादशाह हुए, यानी जिनको आप मुस्लिम बादशाह कहते हैं, सबने बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ के उसके बिहाफ पे शासन किया है। जैसे जितने वाइस रॉय हुए वो सब ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव बनकर शासन के, विदेशी शासन ये भी था, विदेशी शासन वो भी था। अगर ये नहीं कहते, आज भारत का क्रिश्चियन नहीं कहता कि ब्रिटिश शासन हमारा था, तो भारत का मुसलमान क्यों कहता है कि मुगलों खिलजी का शासन हमारा था? अच्छा आचार्य जी, आप हाथ लगातार खड़ा कर रहे थे, आपसे एक सवाल भी आया। आप तो मान रहे हो उस बात को, लेकिन कांग्रेस, आज के युग की कांग्रेस उस बात को नहीं मानती। राहुल जी उस बात को नहीं मानते। जब आप सावरकर को गद्दार बोलते हैं, तो फिर आप मुझे बताइए शिवसेना के साथ मिलकर सरकार क्यों चलाते हैं? बोलिए। देखिए, एक तो सुधांशु जी की बातों में आज पहली बार मुझे बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। पहली बात, इन्होंने कह दिया साहब, उनको क्योंकि ब्रिटिशर ये थे, लड़ फलाना था, ढिमाका था, हुक्मरानों के सामने उनके गिड़गड़ाते थे, तो चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी? एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरा सावरकर जी की दया याचिका पर भी बात हो रही है। पर मैं एक सुधांशु जी से बड़ा विनम्रता से कहना चाहता हूँ, बार बार आप कह रहे हैं कांग्रेस ने इतिहास बदल दिया, कांग्रेस ने इतिहास बदल दिया। अरे कांग्रेस ने इतिहास नहीं बदला, कांग्रेस ने भूगोल बदल दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, आपने क्या किया? आपने जिन्ना की, भूगोल ही तो बदला था, देश के 3 टुकड़े अरे आपने क्या किया? जिन्ना की मजार पर सजदा किया है? वो कौन थे? दूसरी बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बार बार जो भाषण को प्रवचन बना रहे हैं, मुझे आप बताइएगा आपका लक्ष्य क्या है? क्या ये जो मुगलिया सल्तनत 800 साल इस देश पे इसने राज किया, तो ये कांग्रेस ने राज करा दिया? क्या बाबर को कांग्रेस लाई? तब कांग्रेस थी क्या? औरंगजेब को कांग्रेस लाई? शेरशाह सूरी को कांग्रेस लाई? अलाउद्दीन खिलजी कांग्रेस की पैदाइश है? मुझे आप बताइए, अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ी गई तो भारत और आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत था। जब भारत था, भगत सिंह की पैदाइश कहां हुई? आज जहां पाकिस्तान में। आज मुझे बताइए, जब हम सब ने मिलकर के एक लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया, तो जब देश आजाद हो गया उसके बाद से आप कह रहे हैं इतिहास बदला गया, इतिहास बदला गया। भाई, आपको पता कब चला? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तो 6 साल आपके प्रधानमंत्री थे, क्या उन्हें तब नहीं पता चला? और जब बदला गया, उस समय तो चेंज किया गया। एक सेकंड, और अब आपको 7 साल से अब पता चल रहा है? अगर इतिहास किसी ने बदला है तो उसने देश के खिलाफ काम किया है। आप उसको एनए से लगा के बंद करिएगा। करते क्यों नहीं है? आप हिंदू मुसलमान, मुगलों से आप कांग्रेस की तुलना करते हैं। क्या मुगल इस देश का हीरो हो सकता है? नहीं, हमारा हीरो बाबर नहीं है,
हमारा हीरो राणा प्रताप है, हमारा हीरो शिवाजी है, हमारा हीरो अशफाक है, हमारा हीरो भगत सिंह है, हमारा हीरो गांधी है। कैसी बात करते हैं आप? 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 सुनिए, ये वही कैसी बात करते सुनिए, हैं? सुनिए, सुनिए, हमारा हीरो बाबा नहीं है, हमारा हीरो औरंगजेब नहीं है। कांग्रेस का हिंदुत्व ये राहुल गांधी को बोलिए। एक सेकंड ऑडियो देखिए। ये कहता हूँ आजादी की जंग नहीं है, हिंदुत्व के अपने बीच में मत बोलिए। कांग्रेस लड़ रही थी हिंदू रहमानी साहब देखिए, अब आप अनफेयर कर रहे हैं, अब आप अनफेयर कर रहे हैं रहमानी साहब। ठीक है, अब उदय बोरकर की बारी है, अब आप अनफेयर कर रहे हैं। देखिए आजादी की जंग नहीं लड़ी गई और इस पर बहस होनी चाहिए इस देश में। अच्छा, ठीक है, कि कांग्रेस हिंदुत्व की जंग लड़ रही थी या आजादी की जंग लड़ रही थी, ये बहस का मुद्दा है। ठीक है, जवाब ले लेंगे। पहले मैं आशीष जी की बात करूंगा कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उनकी पार्टी के जो विद्वान होते हैं लोगों के, उससे बिल्कुल विरोधाभास है। इसके अंदर एक तरीके से उनको व्हाइट वॉश करने का प्रयत्न किया जा रहा है इस मंच का उपयोग करके। दूसरी बात, रहमानी सबको बड़ा बुरा लगा मैंने जब देखिए, आप इतिहास को बदलने का प्रयास उदय जी आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं इतिहास को स्वीकार करने की बात कर रहा हूं। मैं सावरकर के योगदान को स्वीकार करता हूं। क्या आप उनकी दया याचिका को स्वीकार नहीं करते? मैं स्वीकार नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं करता हूं। उसको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। आप ये कहना चाहते हैं, नहीं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सावरकर जी ने दया की चिट्ठी नहीं लिखी? मेरी बात लिखी या नहीं लिखी? मेरा मुद्दा वो है, उदय जी बताइए, लिखी या नहीं लिखी? सावरकर को आप गांधी के मुंह से नहीं बोल सकते। सवाल नहीं है, मैं सावरकर के योगदान को स्वीकार कर रहा हूं। बात, आप उस इतिहास को स्वीकार करना क्यों नहीं चाहते? सावरकर के योगदान इसके सावरकर की डिमांड बढ़ गई है। नहीं, ये सब वाहियात बात है। राहुल गांधी क्यों नहीं करते? राहुल गांधी क्यों नहीं करते? आप खुद कोट कर रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मर्यादित आचरण प्रचार के लिए क्लीवेज मैंने ये कहा है, ये था परिपेक्ष। सावरकर के योगदान रहमानी साहब देखिए ऐसे एक एक करके मैंने ये पूछा आपसे, विनम्रता से पूछा। कर रहे हैं जिस पार्टी में आपके नेता कर रहे हैं, आइए आप जी जो पार्टी में आप हैं, आपके नेता कर रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, आप ठीक है। इसका मंच का उपयोग करके आप पार्टी को व्हाइट वॉश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लिसन, हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, जिसकी जैसी मर्जी वो बोल सकता है। वाह, ऐसा कमाल का लोग नहीं। सुधांशु जी, जो ये बोल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं, इन्होंने कहा बाबर हमारा हीरो नहीं है, तो बाबरी मस्जिद हम दोबारा बनवाएंगे, ये तो नरसिम्हा राव ने कहा प्रधानमंत्री। आप बड़े कि वो बड़े? अब सुनिए, बाबरी मस्जिद आप अपनी शहीद भी तो अरे सुनिए नरसिम्हा राव ने करवाई थी। पता नहीं बाबर का नाम आते या परेशान हो जाते हैं। बाबरी मस्जिद पे परेशान, बाबरी मस्जिद हम दोबारा बनवाएंगे। आइंदा नस्लें भी होंगी। क्या होंगी नस्लें, क्या होंगी? आइंदा नस्लें भी परेशान होंगी। बाबरी मस्जिद को शहीद इन लोगों ने किया और राम से इन्होंने किया, उन्होंने भगवान राम का भारत से जुड़ाव है। भगवान राम का भारत से जुड़ाव है या बाबर का भारत से जुड़ाव है? धन्यवाद। नहीं। सुधांशु जी कहते हैं कि कांग्रेस बाबरी है और तस्लीम रहमानी कहते हैं बाबरी मस्जिद कांग्रेस ने तुड़वाई। वाह, क्या बात है। ठीक है, क्या ये नहीं, सुनिए, अच्छा, ठीक है। और बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा, ये मुलायम सिंह यादव ने बोला 1993 में, जब सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाई मिलकर सरकार सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला। अब इतना ही नहीं, सुनिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? कपिल सिब्बल। अब बाबर से कोई मतलब नहीं है, इतनी जनता बेवकूफ नहीं है मान्यवर, ये अच्छी तरह। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, स्वतंत्रता संग्राम सबने लड़ा, वीर सावरकर को काला पानी हुई थी। मैं आचार्य जी से ही नहीं, तस्लीम रहमानी जी से नहीं, आप सबसे कहता हूं, एक कांग्रेस का नेता बताइए इसको काला पानी हुआ हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जो ब्रिटिश सरकार में फांसी चढ़ाया गया हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो जो पुलिस की गोली से मारा गया हो। लाला लाजपत राय को छोड़कर एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको डंडों से भी मारा गया हो और उसकी जान चली गई हो। उनके भी नाम बताइए। और जो लड़े नहीं, जो फांसी नहीं चढ़े, जो काला पानी नहीं गए, वही स्वतंत्रता के सबसे बड़े सरमाएदार हो गए हैं। इसे कहावत ये कहते हैं कि नौरंगे सियासते दौरा, तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। उनके भी नाम बताइए जो लोग शहीद हुए, हजारों लोग शहीद हुए। बिल्कुल आखिरी उनके भी 8-10 के नाम बताइए आप। बिल्कुल आखिरी दौर की है, आखिरी के 2.5 मिनट है। मैं चाहता हूं कि शांति से सब अपने अपने वक्तव्य को रखें जो आज का विषय है। जब हम बात करते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं इस चर्चा के अंदर, मैं व्यूअर्स से भी बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया के हैंडल से, चाहे वो कू ऐप हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, इस पर अपनी राय जरूर रखिए कि हम मुगलों का तो गुणगान कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रभक्तों का अपमान कर रहे हैं। जब हम विषय को लेकर आते हैं,
तब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मैं उदय भाई आपसे शुरू करता हूं इस आखिरी दौर की चर्चा। मुगलों का गुणगान, देशभक्तों का अपमान, पहले पॉइंट क्या आता है आपके? ये भारत के 70 साल की कहानी है, आज़ाद भारत की, कि मुस्लिम आक्रमणकार आए थे, मुगल नहीं, उनके पहले के भी, उनके गुणगान, उनके जो अत्याचार थे उनको ढकने का प्रयास, और बाद में हमारे जो हीरो हैं, मतलब राणा प्रताप और शिवाजी जितने महान व्यक्ति, महान हस्तियां, उनको 2 पेज में निपटा देता है, और बाद में जो लास्ट टेन्योर था यूपीए का, उसके अंदर तो राणा प्रताप को हटा ही दिया गया 6ठी क्लास की हिस्ट्री में से। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है सांस्कृतिक गौरव को दबाने की, और इसको करेक्ट करने का प्रयास पूरे समाज मैं को करना चाहिए। एक ऑडियंस, आप मैडम क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में, एक लाइन में? मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं अग्री करती हूँ बिल्कुल। जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है रियलिटी में, मैं आप सबका आदर नमन करती हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट्स होंगे, मगर सर ये बड़े दुख की बात है कि स्कूलों के अंदर अगर हम जाते हैं, रियलिटी कुछ और है बिल्कुल। हमें नेशन फर्स्ट हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, हिस्ट्री की बुक्स कुछ और कह रही हैं। मैं खुद सर, मैं इतनी बड़ी हूँ, मैंने खुद अकबर द ग्रेट सर सुन कर मैं बड़ी हुई हूँ। शिवाजी महाराज के बारे, जैसे ये आप सब बहुत अच्छा कह रहे हैं, मगर हमारे बच्चे कहाँ हैं इस पर? सर दिस इज माय पॉइंट इस समय हम जब चर्चा कर रहे हैं, इन प्रयास जो मुसलमानों ने देश के लिए योगदान दिया, इब्राहिम खान गारदी जो मराठों को वफादार अहमद शाह अब्दाली के सामने, हाँ, ब्रिगेडियर उस्मान, इनका कोई नाम ही नहीं है। देखिए, ना तो ये हिंदू मुसलमान का विषय है, ना ही ये किसी और विषय, ना तो ये राजनीतिक विषय है, लेकिन ये विषय है हमारे बच्चों के भविष्य का। क्या हम अपने बच्चों का भविष्य ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें हम देशभक्तों का अपमान कर रहे हैं और आक्रांताओं का गुणगान कर रहे हैं, जो हमें लूटने के लिए आए, जो लुटेरे थे इस देश के? देखिए अमीश देवगन, आचार्य जी, अमीश देवगन, झगड़ा आपका मुगलों से है या इस देश के मुसलमानों से? एक तो ये फैसला करना पड़ेगा। देश के मुसलमान का मुगलों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं साफ कर देना चाहता हूं, जहां तक सवाल है हिंदुस्तान के मुसलमान का, देश की आज़ादी के बाद से मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान का आइडियल और हीरो औरंगजेब और बाबर और महमूद गजनवी हैं। क्या आपके सामने बाबर? देवबंद मदरसा के अंदर, मुझे मेरी बात पूरा करने दो। देवबंदी मदरसा के अंदर हजरत कहा जाता है, हजरत औरंगजेब। देवबंदी मदरसाओं में औरंगजेब को हजरत औरंगजेब कहा जाता है, आप चेक कर ले जाके। ठीक है, अगर देवबंदी मदरसा हिंदुस्तान के खिलाफ है तो मोदी जी के आप बहुत प्रिय हैं, उनसे कहिए मदरसे को बंद करा दीजिएगा। शिकायत हमसे कांग्रेस से क्यों कर रहे हैं आप कर दो ना वो। कांग्रेस ने उसका नहीं आप करिए, आप बंद करा दीजिएगा, अब आप अपने पॉइंट करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं सुधांशु जी से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस जमाने में सैकड़ों करोड़ का उनका जो अपना घर था वो देश की आजादी के लिए दान दिया। किसी भाजपा के और संघ के नेता ने एक रुमाल भी दिया देश की आजादी में? दिया? सावरकर ने अपना घर दे दिया भाई पूरा। और सुनिए, शहादत की बात सुनिए, घर कब मिला? सुनिए, सावरकर को घर कब मिला? सावरकर जी को घर अपना वापस हर आदमी के बीच में उदय जी बोलेंगे क्या? उनका ध्यान हुआ उसके ये अन्याय है, ये अन्याय है, उसके 1 साल पहले। ये अन्याय है, उदय जी, ये सबके विचार रखने का सबको। मुझे अमीश की बात, मुझे शहादत की बात, बलिदान की बात हुई। देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद इंदिरा गांधी शहीद हुई, वो कांग्रेस की थी, बीजेपी की थोड़ी थी। महात्मा गांधी शहीद हुए, ललित माकन शहीद हुए, बेअंत सिंह शहीद हुए, हितेश्वर शैकिया शहीद हुए। इस देश में जितने कांग्रेसियों ने शहादत दी है, मुझे बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अलावा कोई भाजपा का नेता आज तक शहीद क्यों नहीं हुआ? आप बनते हैं देशभक्त सर्टिफिकेट, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट आप देने की बात करते हैं। ठीक है, आज आपका वक्त है, आप कर लो, लेकिन देश के इतिहास को बदलने की कोशिश आप कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश के इतिहास से खिलवाड़ नहीं किया। अभी आचार्य जी ने बोला कि मोतीलाल नेहरू जी ने सैकड़ों करोड़ का मकान दे दिया, या अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों करोड़ का मकान बनवा लिया। ये लड़ाई की हकीकत का पर्याप्त है। दूसरा, यह मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर मुस्लिम परंपरा में भी आप देखिए तो बुल्ले शाह, नजीब जलालाबादी, सैयद इब्राहिम रस खान, आलम शेख, दारा शिको, अशफाक उल्ला खां, वहां से आके ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, अब्दुल हमीद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अबुल कलाम, कितनों के घर पे जाते हैं ये लोग। ये परंपरा क्यों नहीं समझ में आती है? बाबर, तुगलक, औरंगजेब, इशरत जहां, याकूब मेनन, सारी की सारी प्रॉब्लम यहां है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हिंदू का इतिहास हो या मुसलमान का इतिहास, एक ही पंक्ति कहूंगा, कितना भी बदलने का प्रयास करो, इस मिट्टी में इतिहास लिखा रहता है।
एक पंक्ति है विरोध किया है। कि इन्होंने, ये डॉक्टर कलाम के नवाजे जनाजा में कोई नहीं गया था, सेक्युलरिज्म का सूरमा याकूब मेनन के नवाजे जनाजा में जाते थे। पर मैं ये पंक्ति कहकर समाप्त करूंगा कि हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे, जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। क्योंकि इस कार्यक्रम में आपने बाबर के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन देखिए 500 सालों तक एक इतिहास को छुपाया गया, 500 सालों तक एक इतिहास को दबाया गया, 500 सालों तक एक न्याय को लटकाया गया, लेकिन 500 साल बाद सत्य सामने आया। और नहीं, सत्य सामने आया, सुनिए, सत्य सामने आया, लेकिन दिक्कत यह है कि आप अपने आप को बाबर से जोड़ते हैं, लेकिन इस देश का मुसलमान अपने आप को अब्दुल कलाम के साथ जोड़ता है, इस देश का मुसलमान अपने आप को बिस्मिल्लाह खान के साथ जोड़ता है। समस्या तब होती है जब आप बाबर औरंगजेब को तो हीरो मान लेते हैं और इन पर कुछ नहीं कहते। अपने हीरो बदलिए। बिल्कुल शुरू में कहा कि मैं शख्सियात के साथ नहीं, भारत के साथ जुड़ा हूं, भारतीयता के साथ जुड़ा हुआ हूं, और मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव और सम्मान यह है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं और भारत की मिट्टी में मरूंगा। कोई माइकल आज मुझे बाहर निकाल के खड़ा नहीं कर सकता, हाथ तोड़ दूंगा, खून कर दूंगा उन लोगों के जो भारतीयता को खत्म करेंगे। आखिरी बात कह रहा हूं, बाबर का नाम लेना बंद करिए, देश में सबसे बड़ा उपकार यही होगा। मैं फिलहाल बाबर का भी लूंगा, सावरकर का भी लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, साल की तारीख, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन ये एक बड़ा प्रयास है, ये एक हमारा बड़ा प्रयास है कि देश का इतिहास जो है वो देश के हीरो के साथ लिखा जाए। यानी भारत का इतिहास बाबर, औरंगजेब, खिलजी या अहमद शाह अब्दाली नहीं है। भारत का इतिहास दारा शिकोह भी हैं, महाराणा प्रताप भी हैं, शिवाजी भी हैं, वीर सावरकर भी हैं और महात्मा गांधी भी हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार। ये उस चीज की जांच कर सकते हैं। पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं और झूठा आरोप। बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए क्योंकि वो उपचुनाव के लिए प्रचार करने गए थे। राज्य में विधानसभा की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान होगा। हम तो अपना जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। कौन क्या कह रहा है इस पे हमारा अभी कोई ध्यान नहीं। दिल्ली के संगम विहार इलाके में मशीन के जरिए उठाई जा रही एक पुरानी इमारत ढह गई। इस इमारत के गिरने से आसपास के भी कुछ मकान इसकी चपेट में आ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। यूपी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने के वादे के बाद अब कांग्रेस ने नया सियासी दांव भी महिलाओं से ही जुड़ा चल दिया। प्रियंका गांधी ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर 12वीं पास लड़कियों को मुफ्त में स्मार्टफोन और बीए की लड़कियों को स्कूटी देने का ऐलान किया। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम देंगे, स्मार्टफोन देंगे, स्कूटी देंगे, ये आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने तय। प्रियंका गांधी के इस ऐलान पर बीजेपी ने तंज कसा और उन्हें कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में ये सब करने की सलाह दी। अगर करना ही है वाकई में तो राजस्थान चली जाएं, अगर करना ही है पंजाब चली जाएं, छत्तीसगढ़ चली जाएं, महाराष्ट्र चली जाएं, वहां कुछ कर दें जाके लोगों के लिए। समाजवादी पार्टी ने तो इसे अखिलेश के लैपटॉप योजना की नकल बताया और इन वादों को मुंगेरी लाल का सपना। तो वो लोग कम से कम वादे करें जिनके 2 नंबर में विधायक भी नहीं आएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस महीने के आखिर में गोवा के दौरे पर जाएंगी। वहां वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी तैयारियों की जानकारी लेंगी। बिहार के दरभंगा में कमला बलान नदी में एक नाव पलटने से 2 लोग लापता हो गए, जबकि 10 लोगों को बचा लिया गया। महिला कांग्रेस ने यूपी चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने के ऐलान को प्रियंका गांधी का फैसला बताया और बाकी राज्यों के पार्टी नेताओं से भी ऐसा करने की उम्मीद जताई। प्रियंका गांधी जी की सोच थी और ये सोच सराहनीय सोच है। बाकी राज्यों में बाकी जो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज है, जो इंचार्जेस है, वो ये फैसला करेंगे। लेकिन राजस्थान में यही नीति लागू करने के सवाल पर कांग्रेस के नेता इसे फिलहाल यूपी चुनाव के लिए लिया गया फैसला बताते दिखे। राजस्थान में चुनाव होने में 2 साल है, बात यूपी की चल रही है। टिकट बंटवारे पर इस असमंजस को बीजेपी ने कांग्रेस का दोहरा रवैया बताया और सरकार में रहते महिला आरक्षण बिल नहीं लाने को लेकर तंज कसा। और आपने 2004 से 2014 का मौका खोया है, देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। और ये दोहरा चेहरा है।
गुजरात सरकार ने टोक्यो पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाली भाविना पटेल को 3 करोड़ का चेक दिया। भाविना ने टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल हासिल किया था। दावा है कि बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े इकबाल हुसैन नाम के आदमी ने ही दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर कुरान की प्रति रखी थी। पिछले दिनों इसी हिंसा के दौरान वहां कुछ लोगों की मौत हो गई थी। यही नहीं, कई मंदिरों में तोड़फोड़ भी की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बहाने एक साथ राहुल, प्रियंका और अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया। उन्होंने इस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार के उठाए गए कदमों की भी जमकर तारीफ की। दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता क्या होता? भाई बहन इटली भाग गए होते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई हो गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले। योगी आदित्यनाथ के इस बयान के सामने आते ही कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की। खिसियाइल बिल्ली खंबा नोचे, जिसने कुछ किया ना हो वो ज्ञान देना बंद करे। वहीं समाजवादी पार्टी भी मुख्यमंत्री के इस बयान पर भड़क गई। कोरोना महाकाल में जितनी बदनामी उत्तर प्रदेश सरकार ने कराई है, जो तस्वीरें देश दुनिया में उत्तर प्रदेश से गई हैं। दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व किए गए बिस्तरों की संख्या भी कम कर दी गई, ताकि ये बिस्तर डेंगू और दूसरी बीमारियों के मरीजों को मिल सकें। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को भी ये छूट दी गई। 100 बेड से ज्यादा की क्षमता वाले निजी अस्पताल 90% बिस्तर कोरोना के बजाय दूसरी बीमारियों के मरीजों को दे सकेंगे। हालांकि 10% अब भी कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे। मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस की जांच से जुड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर एनसीपी ने गंभीर आरोप लगाए। पार्टी नेता नवाब मलिक ने कोरोना काल में वानखेड़े के मालदीव और दुबई में होने और वहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों से जबरन वसूली के आरोप लगाए। अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है। मेरे साथ इस समय एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी साहब। पुरी साहब, आपका अभिनंदन है। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत धन्यवाद कि आपसे आज ये आपसे बातचीत हो रही है। जी पुरी साहब, पहला सवाल तो यही बनता है कि इस देश के वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन बनाई और हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी नर्सेस ने उस आंकड़े को 100 करोड़ के पार कर दिया। मई के महीने में जो असंभव नजर आ रहा था वो संभव हो गया। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 272 दिन में 100 करोड़ का आंकड़ा जो पार हुआ है जी, ये सिर्फ हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे साइंटिस्ट, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, उनके लिए नहीं और सारे देश के लिए एक बहुत गर्व का विषय है। आपको याद करवाना चाहता हूँ, एक हमारा युवा नेता है, कुछ मई के महीने में पूछ रहे थे, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? जी जी जी। तो मैंने उस समय भी उनको कहा था कि राजस्थान में तो आपने कूड़े में डाल दी और पंजाब में आपकी जो सरकार है उस पर मुनाफाखोरी कर रही है। देखिए, ये हमारे यहाँ इन्होंने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया कि ये वैक्सीन जो है ये अभी इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं देनी चाहिए थी। अभी भारत बायोटेक के क्लिनिकल 3rd फेज के अभी ट्रायल्स पूरे नहीं हुए थे और इन्होंने पूरी कोशिश की और झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया। जी देखिए, और खुशी की बात यह है कि अब ये सब चुप हैं। उनमें से एक को भी नहीं मैंने देखा कि जिसने बधाई दी हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही लेड फ्रॉम अप फ्रंट। और टुडे द वर्ल्ड ओवर बिल गेट्स आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, बाकी देश की सरकारें कर रही हैं। हमारी ये एनर्जी मीटिंग है, यहाँ पे जिससे मैंने बात की है वो कहते हैं हम हैरान हैं कि भारत ने एक ऐसा हेल्थ सेक्टर की रिवैम्पिंग की और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग की। तो अब मैं इसका और क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा कि ये जो कार्य हुआ, ये जब हमारा इतिहास लिखा जाएगा इस पीरियड का,
ये जो डेवलपमेंट है सोने के अक्षरों में लिखी जाएगी। देखिए, आपने उस युवा नेता की बात करी तो मैं देश को बता देता हूं, वो युवा नेता जो है वो राहुल गांधी हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। इन दोनों ने सवाल खड़े करे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करी थी, लगातार सवाल खड़े करे गए थे। लेकिन मई और जून के महीने में कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन कांग्रेस तो अभी भी कह रही है। कल कांग्रेस ने ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हैं, सोनिया गांधी के एडवाइजर हैं और कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड भी हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि ये नीम हकीम खतरे जान हैं, प्रधानमंत्री गलत बयानबाजी कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स इस कदर हो गई है कि अगर वैक्सीन का मुद्दा भी है, अगर वैक्सीन का आंकड़ा भी 100 करोड़ के पार चला गया, उस पर भी राजनीति ढूंढी जा रही है? देखिए, जब भी राजनीतिक दल जो हैं, और ये जिसके बारे आप चर्चा कर रहे हैं, तो इट वाज अ ग्रेट पॉलिटिकल पार्टी। उनका हमारे फ्रीडम मूवमेंट में भी उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। बट जब ये रेलेवेंस से जाके इरेलेवेंस पे पहुंचते हैं, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला। आई डोंट वांट टू डिग्निफाई दैट, बट ये जब इरेलेवेंस पे आते हैं और इरेलेवेंस से के बाद ओब्लिवियन होता है, जब मतलब नक्शा ही नहीं होता, तो अब मैं इसके बारे क्या कहूं, क्या जो टिप्पणी दें। देखिए, बहुत गर्व की बात है कि इकोनॉमिक लॉकडाउन जो हुआ था 25 मार्च को, उसके बाद आज हमारी इकोनॉमी इज ऑन फायरिंग ऑन ऑल 6 या ऑल 8 सिलेंडर्स। जो हमारी सेंसेक्स है 62,000 क्रॉस कर गई है। हमारी पेट्रोल और डीजल कंजम्पशन जो है प्री कोविड पीरियड से पहले 20% ऊपर है, डीजल कंजम्पशन भी 12% ऊपर है। तो आप सब जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी की प्रशंसा हो रही है। आज मैंने एक फोरकास्ट पढ़ा कि फिस्कल ईयर 2022 में हमारी इकोनॉमी 10% से ज़्यादा ग्रो करेगी। तो हमें उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अगर जो इरेलेवेंट बातें हमारे कुछ राजनीतिक दल करते हैं, उनको मैं समझता हूँ उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, क्या ये वैक्सीनेशन की स्पीड इसी तरह से आगे भी जारी रहेगी? क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब हम 100 करोड़ पे पहुंच गए हैं, तो कहीं कंप्लेसेंसी ना आ जाए, यानी एक थकावट ना आ जाए सिस्टम में। देखिए, मैं